हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। एज यू नो, आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए हमने साइंस की सीरीज स्टार्ट की है। अब इस सीरीज में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बैक्टीरिया, जीवाणु। पर इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। तो आइए समझते हैं। अब देखिए, जैसे अगर मैं इस दुनिया की बात करूं तो इस दुनिया में अलग अलग तरह के जीव होते हैं। इसमें हम इंसान भी रहते हैं, पौधे भी रहते हैं और इसके अलावा अन्यत्र तरीके के जानवर रहते हैं। सभी की शारीरिक संरचना में क्या होते हैं, बहुत अंतर होते हैं। इसलिए ये समझा गया कि इनके एक व्यवस्थित वर्गीकरण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और ये वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण तौर पे किसने करा, तो आर.एच. व्हिटेकर ने करा। सन 1969 में इन्होंने जो है दुनिया की अधिकतर सारी की सारी प्रजातियों को क्या करा, 5 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया, जिनके नाम शायद आप जानते ही हों, मोनेरा, प्रोटिस्ट, फंगस, एनिमल्स और प्लांट। ये 5 जगतों में इन्होंने दुनिया की अधिकतर सारी प्रजातियों को क्या करा, वर्गीकृत करा। और उसमें इन्होंने कहा कि सबसे पहले दुनिया में कौन आए हैं, तो मोनेरा आए हैं। अब मुझे बताइए, जो दुनिया में पहले आएगा वो कैसा होगा, विकसित होगा या नहीं होगा? निश्चित तौर पे वो विकास की प्रक्रिया में सबसे पहला होगा। तो इसीलिए अगर हम सारे जीवों की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब पुराने, ऐसे लोग जिनके शरीर में न्यूक्लियस नहीं होता, कोशिकांग नहीं होते, जिनके शरीर में क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है और उसी में पूरा डीएनए क्या होता है, ये फैला हुआ रहता है। तो जो हमारा बैक्टीरिया है वो किस में आता है, वो मोनेरा में आता है। और इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता और पूरा डीएनए क्या होता है, फैला हुआ रहता है इसके साइटोप्लाज्म में ही। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि हमने बैक्टीरिया स्टार्ट करने के पहले ये बेसिक्स पे क्यों ध्यान दिया। अब यूकैरियोटिक क्या आएंगे, यूकैरियोटिक विकसित जीव आएंगे, जिनको हम अपने आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रोटिस्टा, एनिमल्स, फंगस और प्लांट्स, इनके बारे में विविध चर्चा करेंगे। आज के लिए हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। अब बैक्टीरिया की अगर आप परिभाषा देखें तो वही आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उससे स्पष्ट होगी कि ये एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक जीव है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम अपन इंसानों की अगर हम बात करें तो हम क्या है, हम बहुकोशिकी है। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। पर जो बैक्टीरिया जो सबसे पहले आए थे वो क्या थे, वो एक ही कोशिका के बने होते थे और उनमें जैसा कि हमने समझा न्यूक्लियस नहीं होता था, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक कहलाते थे। ठीक है, अब इसका विकास जो है वो तो समय के साथ जो है धीरे धीरे हुआ है, लेकिन इनकी खोज जो है वो बहुत बाद में हुई। और वो किसके द्वारा हुई, तो वो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा हुई। पर इनका जो नाम है वो शुरू में बैक्टीरिया नहीं था, कुछ और ही था। तो इनका नामकरण बैक्टीरिया किसने करा, तो एरेनबर्ग ने करा। ये सब चीजें एग्जाम में जो है पूछी जाती हैं, इसलिए आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा कहा जाता है कि ये क्या है, ये सर्वव्यापी जीव हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जो दुनिया में सबसे पहले आए हैं, क्या उनके लिए जीवन आसान रहा होगा? निश्चित तौर पे नहीं रहा होगा। बड़ी जटिल परिस्थितियों को झेलकर वो आगे बढ़े होंगे। उन्होंने गर्मी, ठंड, पानी सबको बर्दाश्त करा होगा। इसीलिए बैक्टीरिया क्या होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। ये सभी जगह पाए जाते हैं जहां कार्बनिक पदार्थ जो है उपस्थित होते हैं। और इनके जो आकार और आकृति होती है उसमें भी बहुत ज्यादा क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। जैसे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये सर्कुलर भी होते हैं, रॉड शेप भी होते हैं, कर्व भी होते हैं और अन्य शेप के, अन्य आकारों के भी होते हैं। पर समझिए जरा, हम एमपीपीएससी की तैयारी के हिसाब से जो है बायोलॉजी कवर कर रहे हैं, तो उसमें ये सब चीजें नहीं पूछी जाती है। तो सर क्या पूछा जाता है? तो बने रहिए, आज के सेशन में आपको अच्छे से क्लियर होगा कि बैक्टीरिया में क्या क्या सवाल जो है एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। हम जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमें जो एग्जाम के लिए क्लासिफिकेशन पढ़ना है वो कुछ ऐसा पढ़ना है कि सबसे पुराने बैक्टीरिया क्या कहलाते थे, तो आर्की बैक्टीरिया कहलाते थे। और जो आज के बैक्टीरिया हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, तो वो यू बैक्टीरिया में आते हैं।
ये दो मेन बैक्टीरिया हैं जिनमें सारे बैक्टीरिया को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। अब इसमें आर्की बैक्टीरिया में अगर हम बात करें तो तीन बैक्टीरिया प्रमुख आते हैं। पहले होते हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो दलदली माहौल में रहने के आदी होते हैं और मीथेन का उत्पादन करते हैं। दूसरे होते हैं हेलोफाइल्स। ये जो हैं नमक प्रेमी सॉल्ट लवर्स होते हैं और समुद्री माहौल में रहने के आदी होते हैं। और तीसरे होते हैं थर्मो एसिडोफाइल। ये बैक्टीरिया जो हैं इन्हें बहुत ज्यादा गर्मी में यानी इवन हॉट स्प्रिंग्स में रहने की आदत होती है और सल्फर का ये क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। पर ये तो क्या है, आर्की बैक्टीरिया है, यानी बहुत पुराने बैक्टीरिया है। वर्तमान के जो बैक्टीरिया है वो इनसे काफी क्या है, अलग है और वो आते हैं किसमें, यू बैक्टीरिया में आते हैं। अब मुझे बताइए, जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो और बैक्टीरिया क्या एक ही है? निश्चित तौर पे नहीं। प्लांट्स अलग होते हैं और बैक्टीरिया क्या होते हैं, अलग होते हैं। दोनों में काफी क्या है, अंतर है। क्योंकि प्लांट्स क्या कर पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है उसको अंजाम दे पाते हैं, पर बैक्टीरिया ऐसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में भी क्या है, एक प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया है जिसको हम नील हरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन अलगे कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, सियानो बैक्टीरिया है। अब नील हरी शैवाल ब्लू ग्रीन अलगे, इससे कंफ्यूज मत होइए, ये असल में क्या होता है, ये बैक्टीरिया ही होता है पर प्रकाश संश्लेषी होता है। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि पहले ये किस कैटेगरी में आता था, तो पहले ये प्लांट्स में आता था, लेकिन चूंकि ये प्रोकैरियोटिक है इसे अब किस में डाल दिया गया है, इसे मोनेरा जगत में डाल दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम और भी अन्य जो है बैक्टीरिया देख सकते हैं, पर उनमें जो हमसे एग्जाम में महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है ये सूक्ष्मतम जीवाणु होता है। इसके अलावा हमसे परीक्षा में ये भी पूछा जाता है सूक्ष्मतम कोशिका क्या होती है, कौन सी होती है, तो उसका भी जवाब क्या होगा, माइकोप्लाज्मा ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से बैक्टीरिया के वर्गीकरण से भी हमसे सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो देखिए, जब हम पीएचडी की तैयारी करते हैं तो उसमें हमसे बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन, अनुरक्षण से सवाल पूछे जाएं ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप एक चीज समझिए, आपको डेप्यूटी कलेक्टर या तहसीलदार जैसे जॉब्स में रहना है जिसमें आपको जनता से जुड़कर जनता की सेवा के लिए कार्य करना है, तो आपको वहां पर प्रैक्टिकल चीजों से ज्यादा जुड़ाव होना आवश्यक हो जाता है। इसलिए आपसे क्या पूछा जा सकता है, जीवाणु का आर्थिक महत्व पूछा जा सकता है, ताकि कोरोना जैसी अगर कोई महामारी आए तो उसमें आप अपने विज्ञान के जो आर्थिक लाभ और नुकसान है उनको समझकर क्या कर सके, समाज में कुछ योगदान दे सके। अब इनकी अगर मैं बात करूं लाभ की, तो आप देख सकते हैं प्रमुख लाभ क्या है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन का फिक्सेशन, दूसरा नाइट्रीकरण यानी नाइट्रीफाइंग करना, तीसरा अमोनीकरण यानी अमोनिफिकेशन करना, और चौथा अपघटन डिकम्पोजिशन करना। सर कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखिए, जो बैक्टीरिया के ये लाभ हैं इनको अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, नाइट्रोजन साइकिल जो है उसको समझना होगा। अगर हम उसका थोड़ा बेसिक भी समझ लेते हैं, घबराइए मत, हम सिर्फ बेसिक समझेंगे तो भी हमें बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, अगर हम इंसान अपनी बात करें तो मुझे बताइए, प्रोटीन हमारे लिए आवश्यक है कि नहीं है? बिल्कुल है। उसी प्रकार से मुझे बताइए, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्यों डाले जाते हैं? तो वो मिट्टी की जो उर्वरता है उसको बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं। तो अब फर्टिलाइजर्स में असल में क्या होता है, तो यूरिया होता है, NH2CO NH2। अब इसमें आप देख सकते हैं मेन कंपोनेंट क्या है, नाइट्रोजन है। अब आप कहेंगे सर हमारा तो पूरा एटमॉस्फेयर ही अगर हम बात करें तो ये किससे बना हुआ है, ये नाइट्रोजन से बना हुआ है। 78% हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो नाइट्रोजन है इसका आप सीधे सीधे कोई प्रयोग नहीं कर सकते। इसके प्रयोग के लिए बहुत आवश्यक है कि ये कहां आ जाए, ये मृदा में यानी मिट्टी में आ जाए। तो मृदा में, मिट्टी में इसको लाने की एक प्रक्रिया होती है जिसे क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, तो ये फिक्सेशन बैक्टीरिया ही करते हैं।
और बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया करते हैं उनके उदाहरण है एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, ये दोनों नाम जो है आपको पता होने चाहिए। अब जैसा कि आपने समझा, मृदा जो है उसके अंदर बैक्टीरिया आ गए, लेकिन इन्हें कहां तक पहुंचाना होगा? इन्हें हमें पादप तक पहुंचाना होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जो है पादप को ही क्या करते हैं, खाते हैं, और उन्हीं से हमें क्या मिलता है, पोषण मिलता है। तो मृदा से इनको पादप तक पहुंचाने की भी क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा जो है खत्म करते हैं। नाइट्रीकरण भी आप इसको कह सकते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें जो अमोनियम होता है उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, नाइट्राइट्स में। सर कहना क्या चाह रहे हैं आप? तो देखिए, शुरू में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन से किस में कन्वर्ट होता है, अमोनिया में कन्वर्ट होता है। और फिर वो जो अमोनिया है उसको पादप के लिए किस में कन्वर्ट करा जाता है, तो पहले नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करा जाता है, फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करा जाता है। और ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स से पोषण जो है कौन ले पाते हैं, तो पौधे ले पाते हैं, और फिर उनको खाकर हम भी पोषण ग्रहण कर पाते हैं। मैं समझता हूं ये बात आपको बड़े ही स्पष्ट तरीके से क्लियर हो गई। अब लेकिन एक बात और समझिए, जैसे अगर हम पोषण ले रहे हैं तो हमारे शरीर में अगर नाइट्रोजन आ रहा है तो उससे भी तो कोई प्रोडक्ट बनता होगा। तो बिल्कुल बनता है। अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन को तोड़कर हमारे शरीर में बनता है। अब ये जो अमीनो एसिड होता है इसका क्या होता है, क्योंकि हम तो क्या होता है एक निश्चित समय के बाद मर जाते हैं, तो ये अमीनो एसिड वापस से कहां चला जाता है, मृदा में, मिट्टी में चला जाता है। पर सवाल वही है कि ये कार्य कौन करेगा, तो ये कार्य जो है ये भी बैक्टीरिया ही करता है, और इसकी एक प्रक्रिया है जिसे हम अमोनीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम अगर अपनी बात करें तो हम जब मर जाते हैं तो मुझे बताइए हमारा क्या होता है। भाई निश्चित तौर पे हमें जमीन में गाड़ दिया जाता है, जिसके पश्चात हमारा जो है अपघटन हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो ये जो अपघटन है, डिकम्पोजिशन है, ये भी कौन करता है, ये बैक्टीरिया और उसके साथ ही साथ फंगस, ये दोनों मिलकर जो है ये कार्य करते हैं। मैं समझता हूं ये बात आपको अच्छे से स्पष्ट हो गई। तो ये सब क्या है, बैक्टीरिया से होने वाले लाभ हैं जिन्हें आप नाइट्रोजन साइकिल से समझ सकते हैं। इसके अलावा ये गोबर गैस और खाद जो है बनाने का काम भी बैक्टीरिया जो है वही करता है। तो ये सब प्रमुख आर्थिक लाभ हैं। इसके अलावा लेकिन अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया से लाभ के साथ साथ क्या होती है, हानि भी होती है। जैसे आपने समझा, बैक्टीरिया अगर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं तो इसमें एक समस्या है, हो सकता है कि इससे क्या हो जाए, जो हमारा वातावरण है उसका पूरा नाइट्रोजन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो निश्चित तौर पे प्रकृति ने इसका भी क्या करा होगा, कोई ना कोई हल ढूंढ रखा होगा। तो इसका हल क्या है, हल है डीनाइट्रिफिकेशन, जो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के ही द्वारा होता है। जिसमें क्या होता है, मृदा से वापस से नाइट्रोजन कहां पहुंचा दिया जाता है, वातावरण में ही पहुंचा दिया जाता है। पर यह आर्थिक लाभ नहीं, आर्थिक नुकसान ज्यादा है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे मृदा की जो उर्वरता है वो कम हो जाती है, फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स जो हैं ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मुझे बताइए, कोई भी खाने की चीज की अगर हम बात करें तो उसको अगर हम छोड़ दें और कई दिनों तक उसको देखें नहीं तो क्या होगा, निश्चित तौर पे वो सड़ जाएगी। तो अब ये क्या हो रहा है, इसे कोई ना कोई तो सड़ा रहा होगा। तो ये कार्य भी कौन करता है, तो ये बैक्टीरिया और फंगस करते हैं, जो क्या करते हैं, फल सब्जियां वगैरह को अगर वो रखे रह जाएं तो उन्हें क्या करते हैं, सड़ा देते हैं। और यही क्या करते हैं, भोजन को किसी विशेष परिस्थिति में विषैला भी बनाते हैं। और विषैला बनाने का काम लेकिन कौन करता है, वो फंगस नहीं, बैक्टीरिया करती है। और उसमें जो करता है उसका नाम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, तो ये भोजन को क्या करता है, विषाक्त बनाने का, विषैला बनाने का काम करता है। और इससे एक बीमारी होती है जो कि कौन सी है, बोटुलिज्म। ठीक है, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ये चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रोगों की, मुझे बताइए, हमें अन्यत्र तरह के रोग होते हैं, तो ये किसके कारण होते हैं? आप कहेंगे सब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह। तो जो बैक्टीरिया है वो हमें रोग भी देने का काम करता है। पर सर आप एक तरफ नतोपजीवी कह रहे हैं, एक तरफ लाभ कह रहे हैं, और एक तरफ आप रोग कह रहे हैं, तो इस सब का रिलेशन क्या है? तो देखिए ये भी हम समझ लेते हैं।
अगर हम बात करें इसको समझने की, तो इसको आप समझ सकते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन से। जो पोषण है उसके कई मोड होते हैं, जिसमें दो मोड हम बांट सकते हैं मेन। एक होता है ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ यानी स्वपोषी, जो स्वयं को क्या कर पाते हैं, पोषण दे पाते हैं। दूसरे होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, जो स्वयं को पोषण नहीं दे पाते हैं, दूसरों से पोषण लेते हैं। इनमें एक होते हैं सेप्रोफाइट्स, जो होते हैं मृतोपजीवी, जो क्या करते हैं, मरी हुओं पर क्या करते हैं, जीवित रहते हैं। जैसे हमारे मर जाने के पश्चात हमें सड़ाने का काम कौन करते हैं, मृतोपजीवी करते हैं। दूसरे होते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या होते हैं, ये परजीवी परपोषी होते हैं। मतलब कि जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे शरीर में क्या होगा, अगर मुझे कोई बीमारी हो रही है तो वो किसके कारण होगी, वो किसी ऐसे जीव के कारण होगी जो मेरे शरीर के अंगों को खाकर खराब कर कर जीवित रह रहा है। पर ये तब तक ही मेरे शरीर में रहेगा जब तक मैं जीवित हूं, क्योंकि उसके पश्चात मेरे अंग इसके कोई काम के नहीं रहेंगे। तो जितनी भी बीमारियां हमें होती हैं वो असल में कैसे जीवों के कारण होती है, तो पैरासाइटिक जीवों के कारण होती है। और हम स्वयं क्या है, हम स्वयं जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है उसका हिस्सा कहलाते हैं। तो मैं समझता हूं आपको ये बात जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके अलावा लेकिन बैक्टीरिया के कुछ अन्य लाभ भी होते हैं। अन्य लाभों में पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला दही बनाना। मुझे बताइए, क्या आपने सोचा है कि दही कैसे बनता है? तो दही जो है ये भी बैक्टीरिया से ही बनता है। जो हमारा दूध होता है उसका क्या करा जाता है, उसका बैक्टीरिया द्वारा किण्वन करा जाता है, जिससे दही बनता है। और दही की क्या अलग होती हैं, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। किससे, दूध से। पर सवाल तो अभी वही है, कौन सा बैक्टीरिया आखिर ये काम करता है? तो एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कार्य करने वाला बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से याद रख लीजिए। इसके अलावा एक और प्रमुख काम होता है बैक्टीरिया का, जो कि चमड़ा कमाना। जी हाँ, मैंने सही कहा, चमड़ा बनाना नहीं, चमड़ा कमाना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम जब बेल्ट लेते हैं चमड़े का, तो मुझे बताइए क्या उससे किसी प्रकार की कोई बदबू आती है? नहीं आती है। या फिर वो कैसा होता है, नरम होता है कि कड़क होता है? बहुत कड़क होता है। लेकिन अगर हम किसी चमड़े की बात करें तो वो बनता किससे है? वो तो किसी व्यक्ति या जानवर की चमड़ी से बनता है, मुख्यतः जानवर की। तो ये चमड़ी कैसी होती है भाई? चमड़ी में तो वसा होता है, फैट होता है, इसके अलावा बाल होते हैं, बदबू होती है। तो ये वसा, फैट, बदबू ये सब कौन हटाता है? ये हटाने का काम जो है पशुओं की खाल से कौन करता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया ही करते हैं। और इसके लिए करा क्या जाता है, जो खाल रहती है उसे बड़े बड़े हौजों में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां जीवाणु क्या करते हैं, टैनिंग की प्रक्रिया करते हैं, जिससे वो चमड़ा कमा लेते हैं। मैं समझता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। इसके अलावा बैक्टीरिया कैसे हैं? आप कहेंगे सर बुरे हैं, बहुत बीमारियां होती हैं इनके कारण। तो देखिए सिर्फ ऐसा नहीं है, बैक्टीरिया जो है बुरे होने के साथ अच्छे भी हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर हम किसी भी जहर की बात करें तो आपने सुना होगा जहर को जहर ही काटता है। तो बैक्टीरिया का क्या है, बहुत ज्यादा औषधि महत्व भी है। क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन या टेरोमाइसिन वगैरह जैसी जो एंटीबायोटिक दवाइयां होती हैं, ये किसकी मदद से बनती हैं? बैक्टीरिया की मदद से बनती है, जिससे तपेदिक डिप्थीरिया जैसी कई बीमारियों का क्या होता है, इलाज होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया जो है ये हमारे शरीर में क्या करते हैं, पाचन और ऐसी अन्य कई प्रक्रियाओं में भी सहायक होते हैं। तो इसलिए सभी बैक्टीरिया बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा बैक्टीरिया से ही जुड़ा एक और इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए, पास्चुरीकरण। मैं समझता हूं ये तो आप सबने पढ़ा होगा बचपन में कि लुईस पास्चर ने क्या करा था, पास्चुरीकरण का सिद्धांत जो है दिया था, जिसके जरिए उन्होंने बताया था कि एक निश्चित तापमान जो रहता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दूध का, अगर उससे कम पर क्या करा जाए, दूध को गर्म करा जाए, तो उसके अंदर के जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको जानकारी जो मेन एग्जाम के लिए रहनी चाहिए वो ये है कि वो टेम्परेचर क्या है। तो 65 डिग्री तापमान जो है उस पर 30 मिनट तक अगर गर्म किया जाए तो वो पास्चुरीकरण की क्या कहलाएगी, प्रक्रिया कहलाएगी। इससे अगर ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाए तो इससे क्या करा जा सकता है, दूध को खराब होने से बचाया जा सकता है। ठीक है,
तो इसी प्रकार मैं समझता हूं बैक्टीरिया के सारे आर्थिक कार्य जो हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले ही समझा कि बैक्टीरिया में कई बैक्टीरिया क्या होते हैं, परपोषी परजीवी होते हैं जो दूसरों के शरीर के अंदर जीवित रहते हैं, जो क्या करते हैं, जो हमें बीमार करने का काम करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो है ये उनके सबके नाम जो है और उनसे जुड़ी बीमारियां जो है आपके सामने लिखी गई हैं। और इनसे जो है एग्जाम्स में अगर हम बात करें काफी ज्यादा सवाल जो है पूछे जाते हैं। और कोरोना महामारी के बाद तो बीमारियों की समझ काफी ज्यादा आवश्यक हो जाती है। तो इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, इस चार्ट में जो सबसे पहली बीमारी आप देख सकते हैं कौन सी है, हेजा। हेजा यानी इसका एक दूसरा नाम है कोलेरा। अब ये बीमारी कैसे होती है, तो देखिए क्या होता है, कई बार हम गंदे पानी का क्या कर लेते हैं, सेवन कर लेते हैं। अब जो गंदा पानी है वो हमारे लिए तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, पर क्या होता है इस गंदे पानी में कुछ बैक्टीरिया जो है पनप जाते हैं। और उन बैक्टीरिया में से एक बैक्टीरिया है विब्रो कोलेरी। ये बैक्टीरिया क्या है, अगर गंदा पानी का हमने सेवन किया है तो ये हमारे शरीर में भी आ जाता है और जिसके कारण हम क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। अब मुझे बताइए अगर गंदा पानी है तो निश्चित तौर पे किसको प्रभावित करेगा, तो ये पाचन को प्रभावित करेगा। और पाचन का कार्य कौन करता है, तो हमारे शरीर में आते जो है करती है। और इसके कारण क्या होगा, तो हमें बहुत ज्यादा उल्टी और दस्त होंगे और दिन भर जो है हम इस समस्या से जूझते रहेंगे। अब आप कहेंगे कि सर इससे बचाव कैसे करें, तो देखिए इससे बचाव को कोरोना काल के बाद हम सब बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, पानी को बॉईल करके पीना चाहिए ताकि उसके अंदर के हानिकारक बैक्टीरिया क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथ जो है लगातार साफ करना चाहिए ताकि उनमें अगर गंदा पानी हो और बैक्टीरिया हो तो वो क्या हो जाए, धुल जाए। इसके अलावा खाने को ढक के रखना चाहिए क्योंकि गंदे पानी में ही क्या पनपते हैं, मच्छर भी पनपते हैं और ये मच्छरों से हमें भी क्या होता है, बैक्टीरिया जो है लग जाते हैं। ठीक है, और अगर वैक्सीनेशन हो तो वो हमको करा लेना चाहिए। तो इन सब रोकथाम की चीजों को तो मैं समझता हूं अब आप अच्छे समझ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम किताबों में एक चीज और पढ़ते हैं कि ओआरएस, ये भी क्या है, कोलेरा से बचने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। तो इसमें क्या होता है, सॉल्ट, शुगर और पानी, इन तीनों का घोल बनाया जाता है। अब आप कहेंगे सर बीमारी जो है उनके बारे में तो हम अनंत जानकारियां ले सकते हैं, तो हमें एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए ये जो चार्ट आपके सामने दिया है इसमें हर वो महत्वपूर्ण बात है जो एग्जाम में लगभग लगभग पूछी जा सकती है। पर इसको समझने के लिए हमें कुछ अन्यत्र जानकारियां भी लगेंगी ताकि हम अच्छे से इस चार्ट को याद कर पाए। तो वो जानकारी भी मैं आपको इस सेशन में देता चलूंगा। अब इसके बाद हमारी अगली बीमारी है टाइफाइड। अब इस बीमारी से तो मैं समझता हूं आप या मैं सभी क्या है, चीर परिचित है। मुझे तो 2 या 3 बार टाइफाइड हो चुका है और जो नॉनवेज खाते हैं वो तो इसको और अच्छे से समझते होंगे क्योंकि वो दुकान पर जाते ही सबसे पहले क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें जो आप चिकन दे रहे हो वो बासी नहीं होना चाहिए, वो पहले से कटा हुआ नहीं होना चाहिए, हमारे सामने हम कटवाएंगे। क्योंकि अगर पहले से कटा होता है तो बासी चिकन क्या हो जाता है, विषाक्त हो जाता है। और विषाक्त होने की वजह उसमें क्या लग जाता है, उसमें बैक्टीरिया लग जाता है, साल्मोनेला टाइफी लग जाता है, जिसके कारण हम क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। अब मुझे बताइए भोजन से जुड़ी बीमारी है, निश्चित तौर पे किसको प्रभावित करेगी, तो ये हमारी आंतों को क्या करेगी, प्रभावित करने का कार्य करेगी। अब इस बीमारी में होता क्या है, तो देखिए इस बीमारी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें बुखार आता है। बुखार के बाद अगर हम बात करें तो क्या होता है, बहुत कमजोरी आ जाती है, रात को पसीना आने लग जाता है, सिर में दर्द होने लग जाता है और भूख तो मिट सी जाती है। तो बड़ी खतरनाक ये बीमारी होती है, अगर रिपीट हो जाए तो और भी घातक रूप ले लेती है। अब इसका पता कैसे पड़ता है, तो इसके लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है जिसमें खून की जांच होती है, जिसके जरिए हमें इस बीमारी की जानकारी मिलती है। अब इसके बाद अगली बीमारी की अगर मैं बात करूं तो वो है तपेदिक, जिसको हम टीबी या ट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी पहचानते हैं। इस बीमारी के लक्षण को आप जरा देखिए, बुखार आना, कमजोरी आना,
रात में पसीना आना, कफ आना, ये सब चीजें किससे मिलती जुलती हैं? आप कहेंगे सर टाइफाइड से पूरी तरह से क्या हो रही है, मिलती जुलती चीजें हैं। पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये बीमारी टीबी भले ही टाइफाइड के जैसी लग रही है, पर ये उससे बहुत अलग है। क्योंकि टाइफाइड कब होता है? जब हम विषैला खाना खाते हैं। लेकिन टीबी जो है ये इतनी घातक है कि अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो तो उसकी सांसों से भी क्या हो सकता है, दूसरे व्यक्ति को टीबी हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये किसको प्रभावित करती है, तो ये प्रमुख तौर पे हमारे जो फेफड़े हैं उनको प्रभावित करती है। और इसमें जो है कौन सा बैक्टीरिया चलता है, तो जो बैक्टीरिया चलता है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। पर टीबी के बारे में आपको मैं एक और जानकारी दे दूं कि भले ही लक्षण इसके किसके जैसे दिख रहे हैं, बैक्टीरिया जो है टाइफाइड जो उसके जैसे दिख रहे हैं, पर ये इतनी घातक है कि एक साल में इसके 3 या 4 लाख से भी ज्यादा पेशेंट जो है भारत में देखे जाते हैं। ठीक है। जो कि दुनिया में एक देश के लिए लगभग सर्वाधिक है। और इस बीमारी की खासियत यह है कि जो टीबी के बैक्टीरिया है वो हमारे शरीर में एक वायरस की तरह निष्क्रिय रहते हैं। और जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है किसी और बीमारी या टेंशन के कारण, तब ये सक्रिय होकर हमें नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये सब बातें भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा फेफड़े से ही जुड़ी एक और बीमारी होती है जो कि है निमोनिया, जिसको हम आसान भाषा में कहते हैं कि ठंड लग जाती है तो हो सकता है कि आपको निमोनिया हो जाए। तो उसकी रोकथाम के लिए ठंड, अगर आप बारिश में भीग गए हो तो आते ही आपको अपने शरीर का तापमान जो है कम करना चाहिए। पर ये निमोनिया सटीक तौर पे होता क्या है, जिसको हम कह रहे हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के कारण हो जाता है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे हम सब जानते ही हैं कि हम क्या करते हैं, हम अपने शरीर में ऑक्सीजन जो है लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या करते हैं, निकालते हैं। अब ये हम किसकी मदद से करते हैं, तो ये हमारे शरीर में फेफड़ों के अंदर वायु कूपिकाएं होती हैं जिनकी मदद से कार्य होता है। अब लेकिन मुझे बताइए, अगर कोई जीवाणु यहां तक पहुंच जाए तो क्या होगा? अब आप कहेंगे सर मुश्किल है, क्योंकि हम अगर अपनी नाक की बात करें तो इसके अंदर म्यूकस और बाल होते हैं जो जीवाणुओं को हमारे फेफड़ों तक नहीं पहुंचने देते हैं। और उसके बावजूद अगर जीवाणु जो है निमोनिया वाले वो क्या हो जाए, यहां तक पहुंच जाए, तो ये क्या करते हैं, ये जो हमारी वायु कूपिकाएं हैं उनके ऊपर लेयर बना लेते हैं। और उस लेयर के कारण क्या होता है, हमारा जो फेफड़ा है वो पूरा पानी से भर जाता है। और यहाँ में क्या होती है, सांस लेने तक में कठिनाई होने लग जाती है, जिससे जान भी जा सकती है। तो ये क्या होती है, बड़ी ही घातक स्तर की बीमारी होती है। इसके अलावा एक और बीमारी होती है जिसमें हमें क्या होता है, सांस लेने में ही कठिनाई होती है, जिसको हम कह सकते हैं क्या, डिप्थीरिया। लेकिन ये डिप्थीरिया बीमारी कहाँ होती है, तो ये गले में होती है। और इसका बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई इसका क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। ठीक है। अब आप कहेंगे सर सांस लेने में कठिनाई और गले में बीमारी, तो देखिए क्या होता है, हमारे गले का जो ये पीछे वाला हिस्सा है ये इसमें क्या पड़ जाता है, सफेद पड़ जाता है, जिसके कारण सांस अंदर जाने और बाहर आने में क्या होती है, दिक्कत होने लग जाती है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो निमोनिया है और जो डिप्थीरिया है दोनों में सांस लेने में कठिनाई हो रही है। पर निमोनिया फेफड़ों से जुड़ी बीमारी है और डिप्थीरिया ये हमारे गले से जुड़ी बीमारी है। ठीक है। इसके बाद हमारी अगली बीमारी है प्लेग। अब प्लेग भी देखिए किसको होती है, तो ये निमोनिया और तपेदिक की तरह फेफड़ों को ही होने वाली बीमारी है। और इसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है वो है पास्चुरेला पेस्टिस। अब ये पास्चुरेला पेस्टिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ध्यान दीजिए, बाकी सब बीमारियों का जो नाम है उसमें उनके बैक्टीरिया के नाम में समानता है। देखिए डिप्थीरिया, निमोनी, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफी, कोलेरा, लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं नाम क्या है, अलग है। एक और बैक्टीरिया यहाँ पर पॉपुलर रहता है यर्सीनिया पेस्टिस, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पर आप कहेंगे सर ये प्लेग होता क्या है, तो देखिए ये क्या है, ये एक महामारी रह चुकी है जो एक नहीं, दो नहीं, तीन बार जो है दुनिया पर जो है अपना प्रकोप जो है फैला चुकी है। इसमें अगर हम बात करें तो लोगों को तेज बुखार और बेचैनी होती है, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। और कहा जाता है कि ये बीमारी किससे फैलती है, तो ये चूहे से फैलती है,
क्योंकि चूहा जो है उसमें क्या होता है, उसमें जो है उसका जो खून है वो क्या करते हैं, मच्छर वगैरह खा लेते पी लेते हैं और जिसके पश्चात वो इस इन्फेक्शन को फैलाते हैं। पर सवाल उठता है कि ये प्लेग जो है ये आखिर एक महामारी का रूप क्यों ले लेता था, क्योंकि वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये प्लेग जैसी महामारियों से काफी हद तक हम क्या हैं, बचे हुए हैं। तो देखिए ये जो है इतना खतरनाक रूप इसलिए लेता था क्योंकि पहले के समय जो है इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसको 5वीं सदी के बाद जो है बढ़ावा मिलने लग गया था। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो सिल्क रोड बन गया था जिससे लगभग लगभग पूरी दुनिया क्या हो गई थी, जुड़ गई थी। तो ट्रेड अगर फैल रहा था तो उसी समय बीमारियों की भी फैलने का स्कोप बढ़ गया था। कोरोना में आपने समझा होगा कि चाइना की एयरलाइन समय पे लॉक नहीं हुई, जिसके कारण कोरोना महामारी पूरे विश्व में क्या हो गई, फैल गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारी जो मेडिकल साइंस की आज समझ है वो समझ 5वीं सदी के आसपास नहीं थी जब पहली बार जो है ये प्लेग महामारी जो है आई थी। तो वो समझ भी क्या है, समय के साथ बढ़ी है, जिसके कारण इन महामारियों से हमें क्या मिला है, छुटकारा मिला है। इसके बाद अगर हम अपनी अगली बीमारी की बात करें तो वो है कोढ़ यानी लेप्रेसी। अब ये लेप्रोसी बीमारी किसकी होती है, त्वचा की होती है। अब याद कैसे करेंगे, तो देखिए बड़ी आसान तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। वो बैक्टीरिया जब शरीर में आ जाता है तो क्या होता है, व्यक्ति के जो हाथ हैं उसकी उंगलियां क्या हो जाती हैं, लगभग लगभग खत्म हो जाती है। कई लोगों को जन्म से तक ये बीमारी होती है। अब प्राचीन समय की अगर मैं बात करूं तो माना जाता था कि ये जो लोग हैं जिनके शरीर पर चकत्ते पड़ रहे हैं और हाथ जो है वो गायब हैं, तो ये लोग असल में शापित लोग हैं जिन्हें ईश्वर का श्राप है। पर बाद में मेडिकल साइंस की तरक्की के बाद समझ में आया कि असल में ये क्या है, एक बीमारी है जिसको हम क्या कह रहे हैं, लेप्रेसी कह रहे हैं। जिसके कारण क्या हो रहा है, ये अंतर आ रहे हैं और ये अंतर 1 या 2 महीने में नहीं आते, इसमें कभी कभी 5 से 10 साल भी लग जाते हैं। तो हो सकता है अभी आपको लेप्रेसी हो और आपको पता भी ना हो। पर निश्चिंत रहें, विश्व की 95% आबादी लेप्रेसी से क्या है, मुक्त है। पर फिर भी भारत में इसके जो है सबसे ज्यादा 50% से लगभग दुनिया के कुल पेशेंट पाए जाते हैं, क्योंकि ये बीमारी जो है गंदगी में फैलती है। और हम जानते ही हैं कि हम कई चीजों में बहुत ज्यादा गंदगी जो है फैलाने का काम करते हैं। इसके बाद हमारी अगली बीमारी है टिटनस। मैं समझता हूं इसके बारे में तो आप सबने सुना होगा कि अगर तुम्हें टिटनस हो गया है तो क्या करो, टिटनस का इंजेक्शन जो है लगवा लो। पर इसमें एक्चुअली होता क्या है, आखिर टिटनस जो है, अगर एक लोहे की चीज हमारे पैरों में गड़ गई है तो हमें टिटनस का इंजेक्शन क्यों लगवाना चाहिए, लोहे में ऐसा क्या है। तो समझिएगा, लोहे में कोई दिक्कत नहीं है। असल में अगर लोहा जंग लगा हुआ होता है तो उसमें एक बैक्टीरिया पनप जाता है जिसको हम क्लोस्ट्रीडियम टिटनी कहते हैं। ये क्लोस्ट्रीडियम टिटनी क्या करता है, ये जंग लगे लोहे से हमारे शरीर के अंदर जो है प्रवेश कर जाता है। और अगर ये प्रवेश कर जाए तो ये हमारे शरीर के किसी एक अंग को नहीं पकड़ता, ये हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र को पकड़ लेता है और हमारी बॉडी क्या हो जाती है, इसके प्रभाव में आर्च रूप जो है धारण कर लेती है और हमारा जो जबड़ा है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसलिए कहा जाता है अगर टिटनस हुआ है तो टिटनस होते ही क्या लगवा लो, टिटनस का इंजेक्शन जो है लगवा लो। ठीक है, इसके बाद हमारी जो है आखिरी बीमारी है वो है गोनोरिया। गोनोरिया के बारे में इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। मतलब सर, मतलब बाकी सारी बीमारियां जो है अन्यत्र कारणों से होती है, पर ये बीमारी जो है संभोग जनित है। मतलब संभोग के कारण जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए गोनोरिया। इसमें क्या होता है, इसमें एक बैक्टीरिया नेसेरिया गोरोनाइया, ये क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर जो है चला जाता है। और इस बीमारी के होने पर क्या होता है, जो यूरिन मार्ग रहता है वहां पर सूजन और जलन जो है होने लग जाती है। तो काफी घातक बीमारी है ये भी। तो मैं समझता हूं सारी बीमारियां जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। पर अभी भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो आज का हमारा बैक्टीरिया का जो सेशन है वो यहीं पर खत्म होता है। अब जो हमारा अगला सेशन रहेगा उसमें हम प्रोटोजोआ और फंगस को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।